नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बगहा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां पुलिस टीम पर हमला मामले में केस दर्ज किया गया है। 125 नामजद के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। दरअसल जब बाघ को मार दिया गया तब ग्रामीण बाघ के शव को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। ग्रामीणों के हमले में एसआई समेत कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी। पुलिस ने 13 धाराओं में केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष के बयान के आधार पर केस दर्ज के बाद मामले की पूरी जांच की जा रही है। और इस पूरी खबर के अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुन्ना, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? 13 धाराओं ने पुलिस दर्ज किया है, ये पूरा मामला दर्ज किया गया है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी, सुबह 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद यहाँ के शूटरों ने मार गिराया था। उसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम 100 को वन विभाग के कार्यालय ले जाना चाहती थी। इसके दौरान हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ उमड़ती है और बाघ के 100 को खुद के कब्जे में लेना चाहती है और इस तरह और अफवाह फैलाया जा रहा है कि बाघ को मारा नहीं गया है, बेहोश किया गया है। इसी तरह के बाद 2 घंटे तक जो अफरा तफरी मचती है उसमें 2 थानाध्यक्ष घायल हुए थे, 1 एसआई और कई वन विभाग के कर्मियों और पुलिस के कर्मियों को भी चोटें आई थी और पूरा अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस के हथियार छीनने का भी आरोप लगाया गया है और इसके साथ ही जो वन विभाग ने बाघ के शरीर की जांच की है तो उसमें मोछ और उसके बाल उखाड़ने की भी बात आई है। तो कई ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद 13 संगीन धाराओं में एफआईआर गोवर्धना थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है और 125 लोगों को इस एफआईआर में नामजद किया गया है और करीब 1000 लोग अज्ञात बनाए गए हैं। तो सुबह यह गंभीर मामला था और 13 सुसंगत धाराओं में एफआईआर होना अपने आप में एक गंभीर मामला है जी। इसके बाद लगातार अनुसंधान चल रहा है और लोगों की गिरफ्तारी की कवायद भी जल्दी शुरू होगी। जी सुबह, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दी। जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जगदानंद का इस्तीफा आज मंजूर भी किया जा सकता है। जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की। लालू प्रसाद को पत्र लिखकर यह पेशकश उनकी तरफ से की गई है। जगदानंद सिंह ने जिस तरीके का व्यवहार किया उससे लालू प्रसाद यादव खफा हैं और आज ही लालू उनका इस्तीफा भी मंजूर कर सकते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम सबसे आगे है और सिद्दीकी ही एक बार फिर से बिहार की प्रदेश अध्यक्ष का कमान आरजेडी का संभाल सकते हैं। इस रेस में आगे और जो नाम है उसकी भी जानकारी आपको दे दी। श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी भी इस रेस में शामिल हैं। कल नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। आज जगदानंद सिंह का इस्तीफा मंजूर किया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से नाराज जगदानंद सिंह तरह तरह की बातें सामने आकर कह रहे थे और इसी बीच अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उनके व्यवहार से खफा हैं और यही वजह है कि आज उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाएगा। और देखिए, आज का दिन आरजेडी के लिए बेहद अहम है। आज 12वीं बार आरजेडी के अध्यक्ष पद पर लालू प्रसाद की ताजपोशी होनी है। दिल्ली में आज खुला अधिवेशन है जिसमें लालू प्रसाद की ताजपोशी होगी। वहीं आज आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की विदाई भी हो सकती है। जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। बताया यह जा रहा है कि जगदानंद सिंह से लालू प्रसाद यादव खफा हैं और वो उनका इस्तीफा मंजूर कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज का दिन आरजेडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सूत्रों के हवालों से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद आज उनका इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं तो सवाल उठता है कि उनकी जगह अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में अभी 3 नाम सामने हैं। सबसे पहला नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी का है, दूसरा नाम उदय नारायण चौधरी और तीसरा नाम श्याम रजक का बताया जा रहा है। ये तीनों प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यही वो 3 आरजेडी के नेता हैं, दिग्गज नेता, जिनका नाम इस वक्त सबसे पहले आ रहा है। और देखिए, प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में 3 लोग हैं, लेकिन तीनों में किसका पलड़ा भारी है ये जानना भी बेहद अनिवार्य और जरूरी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के सीनियर नेता हैं और पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर उन्हें जाना जाता है। वहीं उदय नारायण चौधरी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव भी रहा है। जहां तक बात अगर श्याम रजक की जाए तो वो पार्टी में बड़ा एक दलित चेहरा है और वर्तमान में पार्टी के महासचिव भी। कल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंत्री तेज प्रताप यादव और श्याम रजक के बीच में तू-तू मैं-मैं भी हो गई थी।
तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी और अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब इनमें से किसका पलड़ा भारी होगा और कौन प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेगा, ये देखने वाली बात होगी। और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में अब्दुल बारी सिद्दीकी सबसे आगे इसलिए हैं क्योंकि लगातार उनकी चर्चा पहले भी होती रही है। और क्यों वो चर्चा में रहे, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी पहले बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं। सिद्दीकी आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और 7 बार विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने जीता। पहली दफा साल 1977 में उन्होंने चुनाव जीता। कर्पूरी ठाकुर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं और 80 के दशक में अलग अलग सरकारों में वो मंत्री भी रहे हैं। तो इसलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को जानना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि उनका नाम सबसे आगे है प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने को लेकर। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि जगदानंद सिंह आखिर नाराज क्यों थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। दरअसल बेटे को कृषि मंत्री के पद से हटाया गया, मंत्री पद से हटाने की जानकारी नहीं उनको दी गई और तेज प्रताप यादव से अक्सर उनका विवाद होता ही रहता था। अनुशासन को लेकर सख्ती में वो हमेशा रहते थे और कई लोगों से इस वजह से वो नाराज भी रहते थे जो अनुशासन का पालन नहीं करते थे। पार्टी को चलाने की आजादी उन्हें नहीं मिल पा रही थी और स्वतंत्र रूप से वो फैसले नहीं ले सकते थे। यही वजह है कि जगदानंद सिंह ने इन तमाम बातों से परेशान होकर आज अपना इस्तीफा पेश कर दिया है और आज ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उनका इस्तीफा मंजूर भी करेंगे। और देखिए आरजेडी में जगदानंद सिंह क्यों अहम बने रहे, यह भी जानना अनिवार्य है। आरजेडी में अगड़ों के चेहरे के तौर पर जगदानंद सिंह बेहद फेमस चेहरा रह चुके हैं, प्रसिद्ध। और नवंबर 2019 में बिहार आरजेडी की कमान उन्होंने संभाली। दूसरी बार उन्होंने बिहार आरजेडी की कमान संभाली थी और सबसे बड़ी बात कि 6 बार वो विधायक और 1 बार सांसद भी रह चुके हैं जगदानंद सिंह। साथ ही साथ आपको बता दें कि जगदानंद सिंह कई विभागों का पदभार भी संभाल चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। और देखिए इस वक्त इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, हमें जानकारी दें कि जगदानंद सिंह हमेशा से ही पार्टी के लिए बड़े ही दयालु रहे हैं और हमेशा उन्होंने पार्टी के लिए ही सोचा है, लेकिन ऐसा क्या हो गया, इतनी बड़ी बात क्या हो गई, इतनी सारी बातें होने के बावजूद आखिर इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा फैसला पार्टी की कमान छोड़ने का उन्होंने क्यों लिया? देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है सुवी, क्योंकि जगदानंद सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उनके नाम का घोषणा होने वाली थी, उस दिन हमने बात किया था जगदानंद सिंह से, तो उन्होंने कहा था कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आला कमान जो हैं लालू प्रसाद यादव, उनका जो भी निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन करेंगे। पार्टी के कर्मठ सिपाही अपने आप को उन्होंने बताया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, किन बातों को लेकर के वो उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ी कि वो अपने पद से त्याग देने का फैसला ले लिए और इस्तीफे की पेशकश जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास उन्होंने कर दी। तो फिलहाल इस्तीफा मंजूर होगा नहीं होगा इस पर आज सबकी नज़र बनी है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे लालू प्रसाद यादव का 12वीं बार जो है आज ताजपोशी होनी है। तो ऐसे में चूंकि जगदानंद सिंह ने जब इस्तीफे की पेशकश की लालू प्रसाद यादव के पास, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट हुए थे, वो उन्होंने नामांकन दायर किया था। तो पार्टी के जो संविधान कहता है उसके तहत जब वो नॉमिनेट हैं, जब उन्होंने नॉमिनेशन रखा है, तो वो कोई भी फैसला बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नहीं ले सकते थे। और यही वजह रही कि लालू प्रसाद यादव जो है वो पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। और आज चूंकि वो चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, पार्टी की तरफ से ये घोषणा की जाएगी कि लालू प्रसाद यादव जो है वो एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान संभालेंगे। 12वीं बार उनकी ताजपोशी होने जा रही है। तो जैसे ही अंदर खाने से जो जानकारी है आरजेडी से, उसके मुताबिक जैसे ही लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा पहला फैसला अगर उनका होगा तो वो यही होगा कि जगदानंद सिंह का इस्तीफा वो मंजूर करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ये भी मैं बताता चलूँ अपने दर्शकों को कि जो
आरजेडी सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बार ना तो लालू प्रसाद यादव जो है वो मान मनोबल करने के मूड में है जगदानंद सिंह को, और ना ही तेजस्वी यादव वो भी मान मनोबल करने के इरादे रखते हैं। तो ऐसे में जगदानंद सिंह का इस्तीफा मंजूर होना लगभग तय है। 99% जो है वो ये बातें कही जा रही है, 1% जो है वो मोहर लगनी बाकी है, और जैसे ही मोहर लगेगी तो न्यूज 18 की खबर पे भी मोहर लगेगी। जाहिर सी बात है कि ये खबर सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया जब जगदानंद सिंह ने। अमित, अगर हम तीन चेहरों की बात कर लें, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उदय नारायण चौधरी और साथ ही साथ श्याम रजक की, तो इनमें से सबसे ज्यादा पलड़ा भारी अभी फिलहाल हमें अब्दुल बारी सिद्दीकी का दिख रहा है। इनके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके सूत्र दे पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल सुभी जो आरजेडी के सोर्सेज हैं उनके तरफ से बताई गई बातों को ही हम चर्चा कर रहे हैं। आप दर्शकों को बता रही हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी सबसे आगे हैं। आगे क्यों हैं ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो आंशिक तौर पे आपने पूरी बातों को बताया दर्शकों को, लेकिन थोड़ी उसमें हम इंक्लूड करते हैं चीज़ों को कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है जब से राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ है तब से वो आरजेडी के साथ है। हालांकि कई बार ये अफवाह भी उड़ी है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो जब नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हो गए थे तो ये भी कहा जा रहा था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। कई बार ये भी अफवाह उड़ी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी एकदम से कर्मठ सिपाही के तौर पर लालू प्रसाद यादव के पुराने साथी के तौर पर आरजेडी में बने रहे हैं, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव उन्हें दिल से चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव भी उन्हें काफी मानते हैं और अपने एक तरह से कह सकते हैं कि जिम्मेवारी अगर देने की बात आ रही है तो ऐसे में सबसे पहला भरोसा जो है उन्हीं पे जताया जा रहा है। आरजेडी सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है तेजस्वी यादव और लालू यादव। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, पार्टी के बड़बोली नेताओं को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक बड़ी हिदायत भी दी है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण या नीतिगत मामलों पर अब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही बोलेंगे और सभी तरह के नीतिगत फैसले भी तेजस्वी ही लेंगे। लालू यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से संगठित रहने और संभल कर बोलने की अपील की है। आप सभी साथियों को ठीक तेजस्वी ने संगठित रहिए, एकता बन रही और एकता में ही ताकत है। इधर उधर नहीं भागना चाहिए और कुछ भी बोलने के पहले ये संभल करके बोलना चाहिए कि सब तेजस्वी बोलेंगे, कोई भी मामले में हर आदमी नहीं बोलेगा। किसके मुंह से क्या निकल जाएगा मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ये मीटिंग करके हम लोगों ने तय किया, तिवारी जी यही है कि जो भी नीतिगत मामले में जो भी समस्या है उसका फैसला प्रेस को, मीडिया को तेजस्वी ही देंगे। और देखिए, गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी चुनाव लड़ेंगी। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़ने जा रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की रिश्ते में ये मामी है। गोपालगंज के अरार गांव में इंदिरा देवी का मायका है और अब तक गोपालगंज से साधु यादव लड़ते रहे हैं चुनाव। गोपालगंज के सांसद भी रह चुके हैं साधु यादव, जिनकी पत्नी इंदिरा देवी हैं और बीएसपी के टिकट पर अब ये चुनाव लड़ने जा रही है। और देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटों पर वीआईपी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन के प्रत्याशी घोषित होते ही वे अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देंगे। इसमें कल तक हम लोग डिसीजन लेंगे और दोनों क्षेत्र में गोपालगंज और मोकामा में हमारे काम हम लोगों ने संपूर्ण कर चुका है बूथ स्तर पर। और हमारा एक ही मकसद है कि मजबूती से जीतना और सामने वाले को हराना। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने रणनीति बना के तैयार है। अभी हम देख रहे हैं कि मैदान में सामने वाला किनको उतार रहे हैं, उनका इंतजार है। वो जैसे उनका नाम का घोषणा हो जाएगा वैसे हमारी पार्टी की तरफ से नाम का घोषणा किया जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं। कल अमित शाह सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही वहां पर नवनिर्मित स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर बिहार बीजेपी ने नेताओं ने सिताब दियारा में कैंप किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सिताब दियारा में पूरी तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। संजय जायसवाल ने बताया कि यह आयोजन ऐतिहासिक होगा। गृह मंत्री अमित शाह जेपी के स्मारक के राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे।
लिए और इसीलिए पूरी मुकम्मल तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम कहना गलत होगा, ये तो संस्कृति मंत्रालय ने जयप्रकाश जी की मूर्ति का अनावरण रखा है और यह एक तरह से सभी जिन्होंने मीसा के तहत सजा भुगता, भारत में जनतंत्र की स्थापना को रहने दिया, उन सबों के लिए 11 अक्टूबर सबसे महत्वपूर्ण दिवस होता है। अनंत जी जब तक जीवित थे तब तक लगातार आते थे। और गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है, लेकिन गोपालगंज के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही। नदी का जलस्तर कम होने के बाद बीमारियों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों की जिंदगी कैसे कट रही है, ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल में बारिश थमने से गंडक नदी का जलस्तर भी कम होने लगा है। ऐसे में नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा टल गया है। जिन इलाकों में पानी भरा है उन इलाकों में जल जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। कहीं कमर भर पानी है तो कहीं घुटने भर। बाढ़ के इस पानी में जिंदगी जीने का जंग जारी है। सरकारी स्कूलों में घुटने भर पानी है तो सड़कों पर कमर तक पानी बह रहा है। ऐसे में वाहनों का परिचालन भी बंद हो चुका है। खाने पीने को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। घरों में पानी घुसने के बाद मकान की छत पर बच्चे शरण लिए हुए हैं और रूखे सूखे भोजन कर रहे हैं। अपना पहले का एक न्याय है, सरकारी जो व्यवस्था सीओ साहब दिए हैं उसी से सब लोग जा रहे हैं। उसके बाद में हम लोग अपना पर्सनल भी एक न्याय सब लोग मिल के खरीदे हैं, सब लोग इसी से अभी हिलते हैं जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वार्ड नंबर 5 है। ये विद्यालय है हमारे यहाँ का हाई स्कूल के पानी से पूरा भरा हुआ। तकरीबन हमारे पंचायत भैंसही में 7 वार्ड बुरी तरह से प्रभावित है और सारे जितने भी मकान फसल लोगों को काफ़ी क्षति हुआ है। सदर प्रखंड की गम्हरिया और राजवाही गांव में भी यही हाल है। किसानों की फसल भी डूब गई है। इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद थी, लेकिन बाढ़ के पानी में सब कुछ बर्बाद हो गया। मवेशियों के लिए चारा तक नहीं मिल पा रहा है। गंडक नदी के पानी के बीच मवेशियों को रखने के लिए पशुपालक मजबूर हैं। वहीं कुछ लोग मचान पर शरण लिए हुए हैं। हालांकि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का कहना है कि 2 लाख क्यूसेक से पानी कम डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसे में बाढ़ का खतरा कम हो गया है। उन्होंने कहा कि पानी खत्म होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पीएचईडी को निर्देश दिया गया है कि जरूरी सुविधाओं को मुहैया कराया जाए। तो कुछ लोग हिल के पैदल चल जाता है, जगह गाड़ी लोग लागत करे। सरकारी एगो नाव भी है तो होने नाव भी है तो का कर ले लेकर पार लगा से हेलियो के जाता, कुछ लोग चढ़ के जाता। इस टाइम देख लीजिए पूरा पानी है, ठीक है। और मैंने कहाँ लोग खा रहा है कहाँ सूत रहा है कोई गारंटी नहीं है। कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है, नहीं एसडीओ आया नहीं सीओ आया, कोई भी नहीं आया। गांव में नहीं, गांव के आसपास पानी बढ़ गया था। हम लोग अलर्ट मोड में थे और अभी लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। और बाढ़ जब ख़त्म होता है, पानी जब कम होता है तो उसके बाद के कई उपाय हैं। इसके लिए हमने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि वो पूरी तैयारी करेंगे, सिविल सर्जन और पीएचडी। गंडक नदी से गोपालगंज के 6 प्रखंड में 43 गांव के लोग हर साल परेशानी झेलते हैं। बारिश और बाढ़ के बीच जिंदगी गुजारना इनकी नियति बन चुकी है। लिहाजा नदी के गाइड बांध की मरम्मती नहीं होने तक गम्हरिया, भैंसी और राजवाही गांव में गंडक नदी तबाही मचाती रहेगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइंस